हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लेके आए हैं मिशन लेखपाल का डेली प्रैक्टिस सेट 9 और जिसमें हम 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हमारी मंडे टू फ्राइडे एक टेस्ट सीरीज भी चल रही है जिसमें हम डेली 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं और सैटरडे को 100 क्वेश्चन की रिवीजन प्रैक्टिस होती है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप दिए गए नंबर 630-728-1212 पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे भी नंबर चल रहा है, आप उस पर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम अपना पहला क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस सेट 9 का शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान समाज में किस वस्तु के उत्पादन की अधिकता के कारण इसे विश्व का पहला कपास उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? गेहूं, जौ, कपास, चावल या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप भी अपने जवाब कमेंट में बताते चलें। विश्व का पहला कपास उत्पादक किस वस्तु के उत्पादन के कारण, किस वस्तु के उत्पादन की अधिकता के कारण इसे विश्व का पहला कपास उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? ये होगा कपास। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्व में कपास के पहले उत्पादक थे। यूनानियों ने सिंधु क्षेत्र में इसके उत्पादित होने के कारण क्या बोला? कपास को सिंडन बोला। और कृषि अधिशेष ने ही इस सभ्यता को एक उन्नत नगरीय अर्थव्यवस्था में बदलने में मदद करी। ठीक, कपास ने बहुत ज्यादा योगदान दिया था सिंधु सभ्यता के विकास में। आगे बढ़ते हैं। मेहरगढ़ से कपास की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ से मिले हैं कपास के प्राचीनतम साक्ष्य? मेहरगढ़ से। और लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह, जिसको गोदीवाड़ा भी कहते थे, ये था जहां से विदेशी व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता के लोग विनिमय के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम का प्रयोग करते थे। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में निशक, जिसका उपयोग बाद में सिक्कों के रूप में होने लगा, ये मूल रूप से क्या था? कृषि उपकरण, गले का आभूषण, युद्ध का शस्त्र, मिट्टी का पात्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निशक था गले का आभूषण। देखिए, ऋग वैदिक काल में निशक सोने का एक आभूषण होता था जिसको कहाँ पहना जाता था? गले में पहना जाता था। उत्तर वैदिक काल तक आते आते इसका प्रयोग मुद्रा की तरह होने लगा, या ये मुद्रा की एक इकाई या विनिमय का एक माध्यम बन गई। वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण और पशुपालन पर आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण और पशुपालन पर आधारित थी। और वैदिक सभ्यता में गाय को अघन्य माना जाता था, यानी कि ना मारने योग्य माना जाता था, और इसे धन की एक प्रमुख माप माना जाता था। इसके अलावा शतमान और कृषण भी उत्तर वैदिक काल की अन्य महत्वपूर्ण तौल इकाइयां थी। ठीक, ये उत्तर वैदिक काल की थी, ये ध्यान रखिएगा। क्या थी? तौल इकाइयां शतमान और कृषण। वस्तु विनिमय के लिए गायों और निशक दोनों का प्रयोग किया जाता था, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में व्यापारिक संगठनों को विनियमित करने वाली संस्था को क्या कहा जाता था? प्राचीन भारत में व्यापारिक संगठनों को विनियमित करने वाली संस्था को क्या कहा जाता था? परिषद, सभा, श्रेणी, समिति या उपयुक्त में से कोई नहीं। इनको बोला जाता था श्रेणी। ठीक, प्राचीन भारत में ही एक प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी के अपने कानून होते थे और वे आधुनिक बैंकों की तरह भी काम करती थी, यानी कि वो जमा स्वीकार करते थे और ऋण भी देते थे। श्रेणी के प्रमुख को क्या कहते थे? ज्येष्ठक या प्रमुख कहा जाता था। वे गुणवत्ता नियंत्रण और वस्तु के मूल्य निर्धारण का कार्य भी करती थी। श्रेणियां जो है वो गुणवत्ता नियंत्रण और वस्तु के मूल्य निर्धारण का भी काम करती थी। गुप्त काल के दौरान श्रेणियों ने समाज के आर्थिक ढांचे में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंदसौर शिलालेख रेशम बुनकरों की एक श्रेणी के कार्यों का उल्लेख करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि रेशम बुनकरों की एक श्रेणी के कार्यों का उल्लेख कौन सा अभिलेख करता है ना। आपको 2-3 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, जिसका उत्तर क्या रहेगा? मंदसौर शिलालेख। आगे बढ़ते हैं। मौर्य प्रशासन में धम्म की अवधारणा का मुख्य सामाजिक आर्थिक उद्देश्य क्या था? एक नया धर्म स्थापित करना, बौद्ध धर्म का सैन्य विस्तार, विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्य और सहिष्णुता, पड़ोसी राज्य पर विजय प्राप्त करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो मौर्य प्रशासन में धम्म की अवधारणा का मुख्य सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य था विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्य और सहिष्णुता। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि देखिए, सम्राट अशोक का जो ये धम्म था, ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सामाजिक व्यवहार की एक आचार संहिता थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। धम्म क्या था? सामाजिक व्यवहार की एक आचार संहिता थी। इसका मुख्य उद्देश्य साम्राज्य के भीतर विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच सांस्कृतिक एकता और सहिष्णुता को बढ़ावा देना था। इसमें माता पिता की सेवा,
बड़ों का सम्मान और दासों के प्रति उदारता पर बल दिया गया था। मेनली आप इसमें ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो धम्म था ये सामाजिक व्यवहार की एक आचार संहिता थी, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट थी ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक ने इसके प्रचार के लिए धम्म महामत नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा चुका है। और अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बाद धम्म विजय की चर्चा भी की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 13वें शिलालेख के बारे में भी पूछा गया है। अशोक ने धम्म के सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था, ये भी महत्वपूर्ण है, आप ये ध्यान रखेंगे। कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? प्राकृत, क्योंकि ये आम बोलचाल की भाषा थी, ज्यादातर लोग इसको समझते थे, इसीलिए इनको अपने जो भी विचार लोगों तक पहुंचाने होते थे वो कौन सी भाषा में पहुंचाते थे? प्राकृत भाषा में। ठीक, और लिपि कौन सी प्रयोग की थी? ब्राह्मी। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ठीक, कहाँ से निकलती है ये? महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे इसके विशाल आकार और विस्तार के कारण क्या बोला जाता है? दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। इस नाम से भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी जानी जाती है, आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होकर बहती है। मंजीरा, वेनगंगा और पेनगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी? मंजीरा, वेनगंगा, पेनगंगा। ठीक है, और गोदावरी बेसिन भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10% हिस्सा कवर करती है। आगे बढ़ते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? मिजोरम, गोवा, केरल, त्रिपुरा या उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे ज्यादा साक्षर लोग हैं केरल के। ठीक, ये देखिए कितने परसेंट साक्षरता है? 94% की साक्षरता के साथ ये भारत में शीर्ष स्थान पर है। और पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता दोनों के मामले में केरल पहले स्थान पर है। साक्षरता दर का आंकलन 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन व्यक्तियों के आधार पर किया जाता है जो पढ़ और लिख सकते हैं। यानी कि साक्षर किनको माना जाता है? 7 वर्ष से ऊपर वो सभी लोग जो लिख या पढ़ सकते हैं उनको साक्षर माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है? बिहार की। कितने प्रतिशत है? 61.8% है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा साक्षर है लक्षद्वीप। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, सोना, तांबा, अभ्रक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजस्थान का खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबे के उत्पादन के लिए। ठीक, खेतड़ी बेल्ट राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है और तांबे के खनन के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। कौन से जिले में है? झुंझुनू में। किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तांबे के खनन के लिए। यहाँ तांबे का खनन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है, या भारत के सबसे पुराने तांबे के भंडारों में से एक है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, गुरु शिखर, पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू की पहाड़ियों में स्थित अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रेणियों में से एक है ना, और ये अपशिष्ट पर्वत का भी उदाहरण है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला अधिनियम कौन सा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक, देखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण का यह पहला प्रयास था। इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया, और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। और इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी गई और प्रतिबंध लगा दिया गया। वो उपहार भी नहीं ले सकते थे और कोई निजी व्यापार भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, और इस एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके प्रमुख न्यायाधीश का नाम क्या था? जिसके प्रमुख न्यायाधीश का नाम था एलिजा
इम्पे, ये आप ध्यान रखेंगे, एलिजा इम्पे ये मुख्य न्यायाधीश थे। ये नाम भी आपसे पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन में। एलिजा इम्पे ये मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा 3 और न्यायाधीश थे, उनका क्या नाम था? लेमिस्टर, हाइड और रॉबर्ट चेम्बर्स। ये तीनों नाम भी पूछे गए हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कोड से, LCH, लेमिस्टर, हाइड, लेमिस्टर, चेम्बर्स, हाइड, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन में पहली बार प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर का भी है, ठीक है। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट के द्वारा। देखिए, भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके उनको स्वायत्तता प्रदान कर दी गई और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का भी प्रावधान है। ये सब जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है ना, ये सब PYQ ही है, ठीक है। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत करी गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। फिर एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के माध्यम से की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से की गई। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा, जो वर्तमान में म्यांमार है, इसको भारत से अलग कर दिया गया था और वर्तमान भारतीय संविधान का लगभग 60 से 70% हिस्सा भी इसी अधिनियम से प्रेरित है, ठीक। जब संविधान सभा द्वारा संविधान बनाया जा रहा था तो भारत शासन अधिनियम 1935 के कई एक्ट को या कई प्रावधानों को एज इट इज मान लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, इसमें एक प्रश्न में एक और भी प्रश्न है कि भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक। इनको क्यों बनाया गया था? क्योंकि वो उस समय सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे, इसलिए उनको अस्थायी सदस्य बना दिया गया था। और ये अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था, ये फ्रांस की तर्ज पे चुना गया था। फिर इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है और स्थायी अध्यक्ष इसको बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी को संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष बनाए गए, ठीक। HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। और संविधान सभा की पहली बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने और कानून की संवैधानिकता जांचने की अनुमति देता है ना। यानी कि जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से क्या किया जा सकता है? न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार मिल जाता है और कानून की संवैधानिकता को जांचने का अधिकार मिल जाता है। ये प्रावधान अमेरिका के संविधान से प्रेरित है और भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विचार भी यहीं से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार और मौलिक अधिकार भी अमेरिका से ही लिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिकी संविधान से ही ली गई है, तो ये दोनों पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया? देखिए, आपके एग्जाम में एनवायरमेंट का वेटेज इस बार बड़ा है। एनवायरमेंट के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए एनवायरमेंट को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैविक घटकों में किसे शामिल किया गया है? तो जैविक घटक होते हैं हरे पौधे और सूक्ष्म जीव। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, जैविक घटक में सभी जीवित जीव जैसे कि उत्पादक, जैसे कि पौधे, जंतु जो कि उपभोक्ता होते हैं, और अपघटक कवक या जीवाणु शामिल होते हैं। यानी कि जो बायोटिक होते हैं उनमें सभी जीवित जीव जैसे कि उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ठीक। उत्पादक जैसे पौधे, उपभोक्ता जैसे जंतु और अपघटक जैसे कवक या जीवाणु, ये लोग शामिल होते हैं। और एबायोटिक में या अजैविक घटकों में मृदा, प्रकाश और गैस ये सब शामिल होती हैं। ये सब
एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, और पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा का संचार जैविक तंत्र में करते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, है ना, कि जैविक और अजैविक घटक क्या होते हैं, आपसे ऐसे अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे जैविक घटक में क्या क्या आता है और अजैविक घटक में क्या क्या आता है। और फिर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टॉन्सले ने 1935 में किया था, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टॉन्सले ने 1935 में किया था। जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतर संबंध को ही क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़िए आप लोग ये क्वेश्चन। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? एशियाई बब्बर शेर, एक सींग वाला गैंडा, रॉयल बंगाल टाइगर, कस्तूरी मृग या उपयुक्त में से कोई नहीं? काजीरंगा प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप। असम की राजधानी क्या होती है? दिसपुर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और ये एक सींग वाले गैंडों का सबसे बड़ा आवास है। ये उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यहाँ गैंडे के अलावा बाघ, हाथी और जंगली भैंसे भी पाए जाते हैं, लेकिन ये मेनली फेमस है एक सींग वाले गैंडों के लिए। भारत में एक सींग वाले गैंडे मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं? असम और पश्चिम बंगाल के जल्दापाड़ा में मिलते हैं। एशियाई बब्बर शेर या एशियाटिक लायन केवल गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये PYQ भी है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता संरक्षण की स्वस्थान या इन सीटू विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आता है? जूलॉजिकल पार्क, बोटैनिकल गार्डन, वन्यजीव अभ्यारण्य, सीड बैंक या उपयुक्त में से कोई नहीं? इन सीटू और एक्स सीटू दो विधियां होती हैं जैव विविधता के संरक्षण की। इन सीटू के तहत वो जो जहाँ पे है उसको वहीं पे रख के ही संरक्षित किया जाता है, और एक्स सीटू में जो जहाँ का है उसको हटा के दूसरी जगह जो है उसका संरक्षण किया जाता है। जैसे अगर जानवर हैं तो अगर जानवरों को जहाँ वो रहते हैं, जो उनका आवास है, अगर वहीं पे उनके संरक्षण के लिए साधन कर दिए जाएं तो वो इन सीटू संरक्षण हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए जानवरों को बचाने के लिए उनको किसी जू में रख दिया जाए या कहीं और रख दिया जाए तो कैसा हो जाएगा? वो एक्स सीटू संरक्षण हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इन सीटू पूछा गया है तो ये होगा वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए, इन सीटू संरक्षण का अर्थ है जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करना, जैसे कि वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब इन सीटू के ही एग्जाम्पल हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इसके प्रमुख उदाहरण है। और चिड़ियाघर, बोटानिकल गार्डन, ये सब एक्स सीटू संरक्षण के उदाहरण है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट। कहाँ पे है? उत्तराखंड में, जिसको 1936 में स्थापित किया गया था। और सीड बैंक में पौधों के अनुवांशिक पदार्थों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है, ये भी याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर की श्रेणी में आता है? शेर, बाज, खरगोश, मेढक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो प्राइमरी कंज्यूमर की श्रेणी में आएगा खरगोश, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो सीधे उत्पादकों यानी कि हरे पौधे पर निर्भर होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? शाकाहारी। खरगोश, गाय, हिरण, ये सब कैसे हैं? प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता है। शेर, बाज, ये सब तृतीयक उपभोक्ता या शीर्ष मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं, ठीक। और जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल था ना, जैसे ये शेर है, ये थर्ड कंज्यूमर में आएगा, बाज भी इसमें आएगा, खरगोश फर्स्ट रहेगा और मेढक सेकंड, ये द्वितीय उपभोक्ता होता है, ठीक। शेर, बाज ये सब तृतीय उपभोक्ता होते हैं और खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता होता है। देखिए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है, आप ये याद रखेंगे। मेढक आमतौर पर द्वितीय उपभोक्ता होता है क्योंकि वो कीटों को खाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वाटिक एनिमल का नाम क्या है? समुद्री कछुआ, गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल, ब्लू व्हेल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो नेशनल एक्वाटिक एनिमल का नाम है गंगा डॉल्फिन। देखिए, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। यह केवल शुद्ध और मीठे पानी में जीवित रह सकती है, इसलिए इसे नदी की शुद्धता का संकेतक भी माना जाता है। और इसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? सुसु बोलते हैं। डॉल्फिन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा, ये अनुसूची 1 में है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में है। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले में है, आप ये भी ध्यान रखिएगा।
विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले में है। हिंदी वर्णमाला में मूलतः स्वरों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 9, 11, 13 या 15 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी वर्णमाला में मूलतः स्वरों की संख्या मानी जाती है 11। देखिए, हिंदी वर्णमाला में मानक रूप से 11 स्वर है, 11 स्वर स्वीकार किए गए हैं। अंगा और आहा ये अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, इसलिए इनको मूल स्वरों में नहीं गिना जाता है। और लेखन के आधार पर अगर कुल वर्णों की संख्या देखें तो वो 52 होती है। और संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 13, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से केवल 10 स्वर ही माने जाते हैं, क्योंकि री का उच्चारण व्यंजन जैसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर का सही समूह है? तो ह्रस्व स्वर का सही समूह होगा आ, ई, उ और री, ठीक। ये देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उनको क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक। इन्हें मूल स्वर या एकमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनकी कुल संख्या कितनी है? 4, आ, ई, उ और री। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है और री का प्रयोग वर्तमान में तत्सम शब्दों में होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण के अनुसार अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है आपका यारा लावा, ठीक। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य का सा होता है उसको क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? ये 4 होते हैं, यारा लावा। इसमें या और वा को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और आर कैसा होता है? ये लुंठित व्यंजन। और ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन हमेशा सघोष और अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। परमेश्वर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो परमेश्वर में कर्मधारय समास है। कर्म, ये देखिए, परमेश्वर का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? परम धन ईश्वर, ठीक। इसमें जो परम है ये विशेषण है और जो ईश्वर है ये विशेष्य है, ठीक। तो ये कैसा समास हो जाएगा? कर्मधारय। जहां पे एक पद विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो उसको कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका उत्तर होगा सत प्लस जन, ठीक। और ये किसका उदाहरण है? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है ना, क्योंकि सत प्लस जन, इसमें ता भी व्यंजन है, जा भी व्यंजन है। और जब इनको जब एक किया जाएगा तो ये जो ता होता है ये जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। ये देखिए, नियम के अनुसार यदि ता के बाद जा आए तो ता का परिवर्तन जा में हो जाता है ना, ये ध्यान रखेंगे। इसका एक एग्जाम्पल ये भी है, जैसे उत प्लस ज्वल, तो ता के बाद जा आ रहा है तो इसमें ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा? जा में हो जाएगा, ठीक। और व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन किसी से भी हो सकता है, ठीक। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है क्योंकि इसमें दोनों ही व्यंजन थे। भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक हवाई अड्डा हल्दिया कहाँ पे प्रारंभ होगा? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम या इनमें से कोई नहीं। तो नया हवाई अड्डा हल्दिया प्रारंभ होगा पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? ये मिला है राजस्थान। और नागौरी ही राजस्थान का वो स्थल है जहां से पहली बार, मतलब वो पहला जगह जहां से पंचायती राज व्यवस्था शुरू करी गई थी, ठीक, नागौर से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार वीमर ट्रायंगल बैठक में भाग लिया है। वीमर ट्रायंगल का संबंध किन देशों से है? तो ये है फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। ये देश इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि इस ट्रायंगल में कौन कौन है? फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड। ये होता क्या है? ये फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाने के लिए 1951 में जर्मनी के वीमर शहर में स्थापित एक रणनीतिक मंच है। और भारत ने क्योंकि इसमें पहली बार भाग लिया है इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है। और ये क्या दर्शाता है? ये भारत और यूरोप रणनीतिक तालमेल को दर्शाता है और यूरोपीय सुरक्षा मंचों तक भारत की पहुंच को दर्शाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है। हाल ही में कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट किसने लॉन्च किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आशा वैन मोबाइल यूनिट किसने लॉन्च किया है? गुजरात ने लॉन्च किया है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो कि चली थी 1951 से 1956 तक, मुख्य रूप से किस क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी? भारी उद्योग, कृषि क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी, सेवा क्षेत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी कृषि क्षेत्र के विकास से संबंधित, देखिए। और ये आधारित थी हेराल्ड डोमल मॉडल पे,
विभाजन और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश में खाद्यान्न की कमी को देखते हुए कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इसी दौरान भाखड़ा नाखल और हीराकुंड जैसी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं भी शुरू की गई। और दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1956 से 1961 तक। यह आधारित थी महालनोबिस मॉडल पे, जो कि भारी उद्योगों पर केंद्रित थी। फिर तीसरी के बाद योजना अवकाश आ गया था 1966 से 1969 के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 13वीं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका समय था 2012 से 2017 तक, और इसका उद्देश्य क्या था? तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास। यह आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसका उद्देश्य क्या था, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें इसका उद्देश्य थीम लिखी होती है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक, फिर 2017 के बाद से पंचवर्षीय योजनाओं की प्रणाली को खत्म कर दिया गया, और अब नीति आयोग थिंक टैंक है, तो वो चीजें डिसाइड करता है या वो चीजें बनाता है। तो नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय क्या बनाया जाता है? विजन डॉक्यूमेंट, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा तैयार किया जाता है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य कौन कौन होते हैं? नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। ठीक, इसके अलावा नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को। इसने योजना आयोग का स्थान लिया था। ये सरकार का एक थिंक टैंक है, और भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके अलावा नीति आयोग का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, क्या होता है? कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं। गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग की मुख्य निर्णय लेने वाली एक संस्था होती है, और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य में उपराज्यपाल शामिल होते हैं। ठीक है, और ये सहकारी संघवाद के ढांचे के भीतर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर चर्चा करती है। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 8 फरवरी 2015 को हुई थी। और क्षेत्रीय परिषद विशिष्ट मुद्दों को हल करने के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। इसके आगे के क्वेश्चन, जिसमें कंप्यूटर और यूपी स्पेशल, बाकी सारे टॉपिक्स खुशबू मैम डिस्कस करेंगी। थैंक यू मैम। कैसे चल रही है आपकी लेखपाल की तैयारी? आई होप आप लोगों को ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कुछ सजेशंस देने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अब आप मेरे साथ डेटा इंटरप्रिटेशन, यूपी स्पेशल, ग्राम विकास और कंप्यूटर के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लखनऊ में स्थित प्रसिद्ध बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण नवाब असफुद्दौला ने किस वर्ष में अकाल राहत के कार्य के रूप में शुरू किया था? इसके पहले हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, पर उसमें क्वेश्चन पूछा था कि जो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है उसको किसने बनवाया? तो ये यहाँ पर हो गया, असफुद्दौला ने बनवाया। अब ये बनवाने का कारण क्या था? तो उसका कारण था कि बहुत बड़ा अकाल आया था, तो उसमें कार्य देने के लिए लोगों को। तो ये 1784 की बात है। ठीक है, अब देखिए 1784 में अवध में भीषण अकाल आया, तो पीड़ितों को रोजगार और भोजन प्रदान करने के लिए किया गया था। और इसके वास्तुकार कौन से? हाफिज किफायत उल्लाह। ये आप ध्यान रखिएगा, ये एक नाम आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, जिन्होंने बिना किसी खंभे के सहारे विशाल छत के साथ इसको बनाया था। ये भी इसका है, और इसको हम अवधी शैली या लखनऊ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण मानते हैं। तो अगर पूछे कि बड़ा इमामबाड़ा किस शैली में बनाया गया है, तो अवधी शैली या लखनऊ शैली आप कह सकते हैं। और इसके साथ में आपको वहाँ पे एक भूल भुलैया देखने को मिलती है, जो बड़ा इमामबाड़ा के अंदर ही है, और एक रूमी दरवाजा, जो कि जिसको हम तुर्की गेट के नाम से भी जानते हैं। और इसकी हाइट कितनी है? 60 फीट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये सारे फैक्ट्स इस एक क्वेश्चन में है, जिससे 4-5 अलग अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इन सबको भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग बुंदेलखंड में पाई जाने वाली मार मृदा की मुख्य विशेषता क्या होती है? अब यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश आपके एग्जाम में यूपी स्पेशल जो है उसका वेटेज बढ़ा है। इस बार सिलेबस में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलने वाले, 20 अंक के क्वेश्चन सिर्फ यूपी स्पेशल से आने वाले। तो इसलिए आपको यूपी
पूरा अच्छे से तैयार करना है, उसकी हिस्ट्री, उसका ज्योग्राफी, उसमें क्या मृदा है, कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, ये सब कुछ। तो ये मृदा से क्वेश्चन है। इसके पहले भी एलुवियल सॉइल और इन सब पे क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं, तो आप इनको हमारे साथ तैयार करते चलें। तो इसमें देखिए, इसमें है यह काली मिट्टी के समान चिकनी, गहरी और उपजाऊ होती है, इसीलिए ये बुंदेलखंड के पास जो जगह है वहां पर मिलती है। ठीक है, मार मृदा। तो इसको देखते आइए, जिसे हम रेगुर या काली मिट्टी, जो कपास मृदा के नाम से, जैसे क्वेश्चन ये भी आता है कि जो काली मिट्टी होती है वो किसके उपज के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, तो वो कपास, उसको हम कपास मिट्टी भी बोलते हैं या कपास मृदा भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर इसमें आ जाइए, ये मुख्य रूप से झांसी और ललितपुर के जिले में पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये मार मृदा बुंदेलखंड के किस जिले में पाई जाती है, तो वो आपको याद रखना, झांसी और ललितपुर। ठीक है, इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, और जब जल धारण करने की क्षमता अधिक होगी ना, तो जब वो जल धारण करेगी मिट्टी, तो कैसी हो जाएगी, चिकनी चिकनी सी हो जाएगी, तो वहां पे उपजाऊ हो जाती है। इसमें मैग्नीशियम और लोहे के अंशों की अधिकता होती है। ठीक है, और बुंदेलखंड में पाई जाने वाली अन्य प्रमुख मृदा में एक काबर होती है, जो मार मृदा की तुलना में कम उपजाऊ है। ठीक है, और एक आप और देखेंगे, ये राकर मृदा, ये दोनों आपको बुंदेलखंड में मिलेंगी, राकर और काबर। तो इन दोनों का नाम भी आप याद रखेंगे, एक हो गई काबर मृदा और एक आप देखेंगे तो आपकी है राकर मृदा। इन सब का नाम एग्जाम में पूछ सकता है कि ये किस रीजन में मिलती हैं उत्तर प्रदेश के, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। पर ये जो क्या कहते हैं मार मृदा होती है, उनसे कम उपजाऊ होती है। अब उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य को कितने आर्थिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या कहते हैं हर स्टेट भी ध्यान देता है, हर कंट्री भी, उसी से कंट्री का ग्रोथ होता है। तो हमने क्या करा है, हमने कुछ भागों में इकोनॉमिक जोन क्रिएट करके बांट दिया उत्तर प्रदेश को। तो वो कितने हैं, वो 4 भाग हैं। जैसे आप देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश है मान लीजिए, तो ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, यहाँ सेंटर, और ये वाला जो है साउथ वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं बुंदेलखंड। ठीक है, ये बुंदेलखंड है। तो यहाँ पे इसको हम केंद्रीय भाग, और ये पश्चिमी है, ये पूर्वी, और बुंदेलखंड। अब जो ये पश्चिमी वाला है, ये दिल्ली के एनसीआर से लगता है, तो यहाँ पे तो ग्रोथ हो गई है। अब हम सेंटर वाले को फोकस कर रहे हैं और ईस्ट वाले एरिया को फोकस कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा फोकस कौन से एरिया में हो रहा है, बुंदेलखंड वाले, जो साउथ में पड़ता है। तो बुंदेलखंड रीजन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए क्या कर रहे हैं, सब्सिडी भी दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी डाल रहे हैं कि ये एरिया भी डेवलप कर जाए। ठीक है, तो ये आप देखिए 4 प्रमुख भागों में बांटा गया, जिसमें देखिए पश्चिमी, केंद्रीय, पूर्वी और बुंदेलखंड है। अब पश्चिमी क्षेत्र एनसीआर से मिल गया, तो दिल्ली डेवलप है, तो उसके साथ जो नोएडा, गाजियाबाद, ये वाले जो सेक्शन है, ये भी डेवलप कर गए हैं। वेस्टर्न यूपी का जो पार्ट है वो डेवलप है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो सेंट्रल यूपी और क्या कहते हैं ईस्ट यूपी या पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, और जो क्या कहते हैं जो साउथ उत्तर प्रदेश है, जिसको बुंदेलखंड रीजन बोलते हैं, तो ये सब उतने डेवलप नहीं हो पाए, तो उनको ज्यादा फोकस करना है। और क्या कहते हैं जो पश्चिमी वाला भाग है उस पे डेवलपमेंट हो चुकी है, तो उसको मेंटेन करना, उसको डेवलपमेंट को और बढ़ाना है, ये चीजें हैं। ठीक है, सर्वाधिक, अभी इसमें जो पश्चिमी वाला है वहां पे सर्वाधिक उत्पादन होता है, बाकी क्षेत्रों पे फोकस करना है। बौद्धिक विकास की दृष्टि से देखिए नोएडा, गाजियाबाद और कानपुर राज्य प्रमुख केंद्र हैं, तो हम बाकी राज्यों को भी डेवलप कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक रैंकिंग आती है, जिस रैंकिंग में उत्तर जो भारत है उसमें यूपी एक अग्रणी राज्य में आने लगा है। धीरे धीरे करके हमने डेवलपमेंट को फोकस किया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में की थी। इसके पहले हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की है, तो वो किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब पूछ रहा है किसकी स्मृति में की थी, तो उन्होंने की थी मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब ये 14वीं शताब्दी में हुआ था,
और वो उनके चचेरे भाई थे जिनको जौना खां या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। अब मध्यकाल में जौनपुर को अपनी सांस्कृतिक और शैक्षणिक उपलब्धियों के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछता है कि यूपी का कौन सा जिला है जिसे मध्यकाल में सिराजे हिंद कहा जाता था, तो उसका आंसर हो जाएगा जौनपुर। ठीक, अब यहाँ शर्की वंश का शासन था जिसने अटाला मस्जिद बनवाई। अब एक क्वेश्चन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिले में है और उसे किसने बनवाया, तो कहाँ पे है, जौनपुर में है, और बनवाया किसने, शर्की शासक ने। ठीक है, फिर देखिए शर्की वंश की स्थापना ख्वाजा जहां ने की थी, ये भी एक आप याद रखेंगे। और जौनपुर जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पढ़ा कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो गंगा नदी के तट पर हैं, ऐसे कौन से जिले हैं जो गोमती नदी के तट पर हैं, जो यमुना नदी के तट पर है, ये आपको याद करना है। इस तरह के क्वेश्चन ज्योग्राफी के सेक्शन में बनाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आइए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में किस जनपद में देश का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का परिचालन शुरू किया गया, जो राज्य की परिवहन उपलब्धि है, ये आपको बताना है। तो कौन सा जिला है, वो है गाजियाबाद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो क्या कहते हैं, इसी ट्रेन को हम बोल दे रहे हैं, ट्रांजिट सिस्टम में जो ट्रेन चलेगी नमो भारत, इसका नाम रख दिया गया है। और गाजियाबाद के साहिबाबाद में इसका उद्घाटन किया गया। यह दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ कॉरिडोर, जो दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ कॉरिडोर है, उसको कनेक्ट करने का काम करेगी, जिससे कि दिल्ली पहुंचने में टाइम की बचत हो और कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ हो जाए, तो उस लिए किया गया है। ठीक है, तीव्र कनेक्टिविटी के लिए। और इसमें RRTS में जो नमो भारत ट्रेन चलेगी, उसकी जो परिचालन गति वो 160 किलोमीटर पर घंटे रहेगी, पर मैक्सिमम 180 हो सकती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि 180 किलोमीटर पर घंटा स्पीड उसकी अधिकतम हो सकती है, पर अभी ट्रायल पीरियड में 160 किलोमीटर पर घंटा चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस लोक संगीत को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गौरव के रूप में जाना जाता है, और जो मुख्य रूप से भोजपुरी क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, तो आपको बताना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का गौरव किस लोक नृत्य को माना जाता है, तो वो आपको लोक संगीत को माना जाता है, तो वो आपको बताना है। तो वो हो जाएगा बिरहा। अब देखिए, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय लोक गायन है। अब आपको ये यूपी स्पेशल में भी ये सारी चीजें पढ़नी होंगी कि लोकप्रिय जो लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, लोक गायन कौन कौन से हैं, तो उसमें बिरहा आता है। अब ये मुख्य रूप से देखिए अहिर यादव जो समुदाय होता है उनके द्वारा गाया जाता है, इसमें वीर रस की प्रधानता होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको तैयार करते चलना है, क्योंकि इन सब से भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं और बनाए जा सकते हैं। तो आप इनको ऐसे ही तैयार करेंगे कि कौन सा समुदाय जो है वो इसको गाता है, फिर कौन से रस में ये गाया जाता है, तो वीर रस की प्रधानता होती है। अब इसमें क्या है कि ऐतिहासिक घटनाएं और समसामयिक घटनाओं पर इसको गाया जाता है। अब एक देखिए, एक आला होता है, ये बुंदेलखंड में होता है, और ये भी वीर रस में प्रधान काव्य है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है या फिर पूछा जा सकता है, तो इसको तैयार करना है आपको। फिर कजरी अगर आप बात करेंगे तो ये मिर्जापुर में होता है, और कजरी मिर्जापुर और बनारस में तो होता है, पर ये सावन के महीने में गाया जाता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये जितने भी लोक गीत हैं वो आपको पता होने चाहिए, और वो किस एरिया में गाए जाते हैं, उसमें कौन से रस की प्रधानता है, और किस मौसम में भी गाए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। प्राचीन काल में 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो 16 महाजनपद के नाम, उनकी राजधानी, ये आपको पता होनी चाहिए। और उसमें एक यूपी स्पेशल का क्वेश्चन बन जाता है कि उसमें से कितने यूपी में थे, तो यूपी में टोटल 8। ठीक, अब 8 में देखिए कौन से हैं, कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी, ये सारे उत्तर प्रदेश में हैं। अगर आप देखेंगे तो जो कौशल है उसकी राजधानी क्या है, साकेत, जिसे हम अयोध्या कहते हैं, बाद में श्रावस्ती हो गई, तो इसकी 2 राजधानियां थी। फिर काशी और ये बनारस, ये प्राचीनतम क्या कहते हैं महाजनपदों में से एक है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, काशी कहते थे और उसकी जो राजधानी थी वो। अब आप कुरु महाजनपद की बात करें तो उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी,
और मल्ल महाजनपद की बात करेंगे तो इसकी कुशीनगर। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आपका ग्राम विकास का क्वेश्चन है। ठीक है, ग्राम विकास। इसमें आप देखिए समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से ग्रामीण समाज की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? कि अगर आप देखें तो इन विशेषताओं में से ऐसी कौन सी विशेषता है जो ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषता है? तो वो हो जाएगी सजातीयता और प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। देखिए सजातीयता का मतलब क्या हुआ कि वो गांव जो होता है वो एक यूनिट की तरह होता है। उसमें क्या हो रहा है कि लोग एक जैसा व्यवसाय करते हैं, जीवन शैली और विचार में समानता होती है। मोस्टली आप देखेंगे तो उस गांव में ज्यादातर लोग एक जैसा ही काम करेंगे, उनकी जीवन शैली भी एक जैसी होगी, एक ही समय पे लगभग सब लोग जगेंगे, रात में जल्दी सोने का अगर वहां पे रिवाज है तो सारे के सारे घरों में लोग जल्दी सो जाएंगे। फिर वो एक ही जैसा व्यवसाय भी करेंगे तो समरूपता होती है, ये चीज है। और इनमें क्या कहते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन की प्रधानता होती है, मतलब मिलना बात करना, ये चीज होता है कि एक दूसरे से बात करना, ये इस बात की प्रधानता होती है। जहां लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, अब जैसे रोज आप किसी से बात करेंगे तो आप उसको व्यक्तिगत रूप से जान ही जाएंगे, तो ऐसा होता है। तो वहां पूरे गांव में ही ऐसा चलन चलता है। सामाजिक नियंत्रण यहाँ औपचारिक कानून के बजाय लोक रीतियों और परंपराओं का के द्वारा होता है। फिर आप देखिए संयुक्त परिवार की जो अवधारणा है वो अभी भी गांव में बनी हुई है, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर ग्रामीण समुदाय में प्रकृति के साथ सीधा और गहरा संबंध होता है, इसीलिए तो आप देखेंगे गांव में पेड़ की पूजा होती है, वो क्या कहते हैं खेत की पूजा होती है, अनाज की पूजा होती है। जब भी कोई अनाज कटता है तो उसके पहले अनाज के कटने के लिए कोई नृत्य होता है, कोई क्या कहते हैं संगोष्ठी होती है, तो पूरा एक गांव इकट्ठा होता है, उसमें नाचते हैं, गाते हैं, जश्न मनाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक कि दिशा निर्देश के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसको आप बोल सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कितनी जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु स्थापित किया जाता है? अब मैक्सिमम किसी एरिया की जनसंख्या कितनी हो जहां पे हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाएंगे? तो अगर मैदानी एरिया की आप बात करेंगे तो 1,20,000 लोग होने चाहिए, और अगर आप पहाड़ी इलाके की बात करेंगे तो 80,000। तो इसका आंसर 80,000 से 1,20,000 हो जाएगा। ये 1,20,000 और पहाड़ी जनजातीय दुर्गम क्षेत्रों में 80,000 की आबादी होनी चाहिए। तो ये तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया। और जब आप बात करेंगे, अब इसमें देखिए यहाँ सर्जरी भी करने की व्यवस्था करी जाएगी, प्रसूति डिलीवरी करने की व्यवस्था, बाल रोग विशेषज्ञ यहाँ पर बिठाए जाएंगे। फिर आप देखिए इससे भी छोटा होता है यूनिट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इसमें कितनी आबादी 30,000। तो आप ये क्वेश्चन भी तैयार करिए कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहाँ पर बनाया जाता है, जहां पर मैदानी क्षेत्रों में आबादी 30,000 तक होती है, तो वहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना दिया गया। अब उसके बाद इसके अंदर हेल्थ सब सेंटर भी बनाए जाते हैं, जहां पे जमीनी स्तर पर 5,000 लोगों की आबादी होनी चाहिए। क्योंकि क्या करना है, अब मान लीजिए 1,20,000 की आबादी है, अब उसमें लगभग जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होगा वहां 30 बेड की व्यवस्था हर वक्त की जाएगी। तो वहां पे एक वो बड़े स्तर पे हो गया, फिर उससे छोटे गए तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे आए कि 30,000 की आबादी में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल दिया गया। फिर उससे और नीचे आए जहां पे 5,000 की आबादी है, तो वहां पे हमने हेल्थ सब सेंटर खोल दिया। तो वहां पे भी हम धीरे धीरे हेल्थ को बेहतर कर पाए, ये हमारी कोशिश है। तो ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया, फिर आप आएंगे तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो जाएगा, फिर आप आएंगे तो हेल्थ सब सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पारंपरिक भूमापन प्रणालियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय संबंध कचवांसी के लिए पूर्णता सही है? अब आपको बताना है इसमें से कचवांसी के लिए कौन सा सही है। तो आप अगर देखेंगे तो 20 कचवांसी जो है वो 1 विश्वांसी के बराबर होता है। अब सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो होता है उनवांसी। तो जब आप 20 उनवांसी को लेंगे तो वो 1 कचवांसी बन जाएगा। ठीक, फिर जब आप 20 कचवांसी को लेंगे तो वो 1 विश्वांसी बन जाएगा। ठीक है, जिसे हम रेंसी भी कहते हैं। और 20 विश्वांसी को लेंगे तो वो 1 विश्वा बनेगा। विश्वा का नाम आपने सुना होगा। उत्तर प्रदेश में जैसे लोगों के पास जमीन होती है तो बोलते हैं कि हमारे पास गांव में 5 बिस्वा जमीन है, 10 बिस्वा जमीन है,
100 बिस्वा जमीन है, जिसके पास जितनी हो। तो बिस्वा तो हम सुनते हैं पर उसकी स्मॉलर यूनिट तक नहीं जाते हैं। तो सबसे स्मॉल यूनिट कौन सी है? उनवांसी। फिर उससे बनता है कचवांसी, फिर कचवांसी से बिस्वांसी, और फिर बिस्वांसी से बिस्वा। अब अगर बात करेंगे आप तो 20 बिस्वा को अगर एक लेंगे तो बीघा बनेगा। तो कहते हैं 10 बीघा जमीन है हमारे पास। तो बीघा बीघा तो हम लोग ने सुना हुआ है, पर ये जो स्मॉलर यूनिट है वो आपने नहीं सुनी होगी। तो इसको भी आप तैयार कर लें, आ सकता है ये क्वेश्चन ग्राम विकास के टॉपिक में, तो इसको आपको तैयार करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय ग्रामीण समाज के संदर्भ में सर चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय ग्रामों को किस संज्ञा से संबोधित किया गया है? तो ये चीज भी आपको बतानी है। इसमें क्या है कि पिछड़े समाज होते हैं, लघु गणराज्य होते हैं, परंपरावादी समाज होते हैं, कि कृषि अर्थव्यवस्था की धुरी के समाज होते हैं, या तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होते हैं लघु गणराज्य। हम इनको लघु गणराज्य क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये समुदाय जो होते हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं, स्थिरता को देखते हुए उन्हें लघु गणराज्य कहा जाता है। वहां पर क्या है, एक गांव है, वहां पर पंचायत होती है, 5 पंच होते हैं जो खुद फैसले कर लेते हैं। तो वो एक तरह से एक गणराज्य की तरह काम कर रहे हैं, कि वहां पे व्यवसाय भी हो रहा है, फिर उसको कैसे मैनेज करना है, सब कुछ गांव के लोग ही आपस में करते हैं, इसलिए। और भारत कैसा है? भारत को हमेशा गांव का देश कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भारत की बहुतायत आबादी जो है वो अभी भी गांव में निवास करती है, इसलिए। फिर आप देखिए, अब हम आ गए अपने कंप्यूटर के सेक्शन में। आज जैसा कि आपको पता है कि जो कंप्यूटर है उसका क्या कहते हैं, वेटेज 15 मार्क्स का है। तो आप देखेंगे 15 मार्क्स, ठीक है, और टोटल आपका पेपर 100 मार्क्स का है। तो इसका मतलब कि 15% पेपर सिर्फ कंप्यूटर से ही आना है। तो आपको कंप्यूटर अच्छे से तैयार करना है। तो हम सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। जो जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं उन्हीं पे ये क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ें और हमारे साथ तैयार करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अब देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर पूछा है, फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं पूछा है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है तो आप बोल देते कि चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। पर क्वेश्चन ये है कि मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम या साइंस, तो जिसको हम बोलते हैं आधुनिक कंप्यूटर के जनक, तो वो होते हैं एलन ट्यूरिंग। ये हैं, ये आप याद करेंगे, ठीक है। और अगर आप इसमें देखें तो एलन ट्यूरिंग जो है उन्होंने जो आजकल एआई पे बेस्ड सैद्धांतिक जनक माना जाता है, जो आजकल कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ये सब यूज होने लगी है, तो उसके जनक एलन ट्यूरिंग को ही माना जाता है। अब चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों में से एक है। फिर अब एक ट्यूरिंग टेस्ट होता है जिसका उपयोग किसी मशीन की बुद्धिमत्ता को मापने के लिए किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने एनिग्मा कोड को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये एक पॉइंट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखें तो जो लेडी एडा लवलेस लिखा है, इनको बोलते हैं पहला प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। की कौन सी, ये क्वेश्चन अभी आगे आपको मिलेगा भी, तो देखते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। हमने इस चीज को इसके पहले भी टेस्ट में पढ़ा है कि 5 पीढ़ियों में कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो हुआ करते थे 1942 से 55 तक, उसके मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में आप वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन हो गया, ठीक है। अगर आप ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो ये सेकेंड जनरेशन में यूज किया गया। अगर आप इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात करेंगे जिसे हम आईसी चिप्स बोलते हैं, तो ये आपका थर्ड जनरेशन आ जाएगा। और माइक्रो प्रोसेसर, ये आपका फोर्थ जनरेशन आ जाएगा। और अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो ये आपका फिफ्थ जनरेशन आ जाएगा, ठीक है, जिसमें हम अभी धीरे धीरे जा रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इन सब पे क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं। अब देखिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा हो जाता था उनकी वजह से और बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती थी।
तो ये सब इस सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है, ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा थी। तो इन सबको बेहतर करने के लिए फिर हम सेकेंड जनरेशन में गए। सेकेंड जनरेशन से और बेटर हुआ जब हम थर्ड जनरेशन में आए, तो हम कंप्यूटर के एडवांसमेंट में बात कर रहे हैं, यही पीढ़ियां हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे तो ENIAC जो था वो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था, इसका एग्जाम्पल है। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपके एग्जाम में कि ENIAC कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इस पीढ़ी में मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व की प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो आप यही क्वेश्चन था। अब इनको बोलते हैं लेडी एडा लवलेस। ये विश्व की पहली प्रोग्रामर थी जो कि चार्ल्स बेबेज के साथ काम करती थी, और उन्होंने जब मशीन्स डेवलप करी कंप्यूटर की तो उसमें प्रोग्राम बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक। इतिहास की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी, और इनको क्या कहते हैं, कंप्यूटर सबसे पहले यह विचार दिया था कंप्यूटर केवल गणना नहीं बल्कि संगीत और ग्राफिक्स भी बना सकता है, तो ये चीज थी। एडा नाम की एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा इनके सम्मान में बनाई गई, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बैंकिंग और व्यावसायिक लेन देन में उपयोग होने वाले शब्द ECS का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म पे कई क्वेश्चन आपको कराए जा चुके हैं पिछले प्रैक्टिस में, और ऐसे ही कराए जा रहे हैं क्योंकि इन पे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और आप अगर देखेंगे तो आपके कंप्यूटर के टॉपिक में एक टॉपिक है कि जो हम लेन देन के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक मेथड यूज करते हैं तो उनके क्या अनुप्रयोग होते हैं, और वो वित्तीय उपकरण, ये आपका एक टॉपिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करने हैं, पेंशन देनी है या फिर सैलरी देनी है, तो हम ECS मेथड का यूज कर लेते हैं जो पेपरलेस है और बहुत ही फास्ट है, तो ये चीज हो जाती है। ऐसे ही आप देखेंगे तो एक हम UPI पढ़ते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इस तरह से इन सब के फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे देखिए, बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धन हस्तांतरण होता है, या थोक भुगतान जैसे वेतन है ना, लाभांश, ब्याज, पेंशन के वितरण के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, संसार का प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग मशीन किसे माना गया है? ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और विगत वर्षों में UPSSC के अदर एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, और इन सारे टॉपिक्स पे आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िए। देखिए इसका आंसर है अबैकस। अब अबैकस कैसा होता है? एक ऐसे बोर्ड टाइप का होता है, इसमें ऐसे लाइनें होती हैं और इनमें ऐसे मोतियां पड़ी होती हैं, ठीक है। और इन्हीं से हम गणना करते हैं, और इनसे गणना बहुत फास्ट होती है, तो इसीलिए हम इसको संसार का पहला गणना यंत्र मानते हैं। अबैकस का आविष्कार प्राचीन मेसोपोटामिया या चीन में हुआ था। अब कब हुआ था ये नहीं पता है, बहुत पहले हुआ था, इस चीज का अंदाजा। यह संसार का सबसे पुराना गणना करने वाला यंत्र है जिसमें मोतियों के माध्यम से गणितीय क्रियाएं की जाती हैं। अब इसका मुख्य है, देखिए इसमें जोड़ना और घटाना, यही दो मुख्य काम हो सकते हैं। गुणा भाग आप नहीं कर सकते हैं, जोड़ घटा सकते हैं, ये मुख्य इसका काम है। फिर अगर आप बात करेंगे तो एक पास्कलाइन है, उसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था 1642 में, जिसे हम पहली यांत्रिक गणना मशीन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए आप इसको तैयार करिए। और अबैकस आज भी लोग यूज करते हैं, आपने कहीं देखा होगा अबैकस क्लासेस करके लिखा रहता है, वहां पर मैथ्स बच्चों को सिखाते हैं फास्ट कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, तो आज भी यूज करते हैं। अब हम आ गए अपने डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक पे। देखिए ये भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 अंक के क्वेश्चन आपको डेटा इंटरप्रिटेशन से मिलने हैं 100 मार्क्स के पेपर में, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अब इसमें कह रहा है एक कंपनी है 2001 से 2010 के दौरान वार्षिक बिक्री के आंकड़े दिए हुए हैं, और इन्हीं आंकड़ों पे बेस्ड आपके लिए 5 क्वेश्चन बनाए गए हैं, उन्हें आपको सॉल्व करना है, ठीक। यहाँ देखिए 2001 से 2010 तक,
और ये कौन सा है, ये आपका लाइन ग्राफ है। तो इसमें आप ये भी देखते चलिए कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन है इसमें कई ग्राफ होते हैं। एक होता है जो टेबुलर फॉर्म होता है, एक बार ग्राफ होता है, एक पाई ग्राफ होता है, ये लाइन ग्राफ है। इन सब पे क्वेश्चन आपको पिछले टेस्ट में कराए जा चुके हैं और आगे भी और कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2002 में बिक्री का 2007 में बिक्री से अनुपात क्या है। अब यहाँ पे आपको अनुपात निकालना है। ठीक है, तो 2002 में बिक्री कितनी हुई, ये 2002 है, यहाँ पे बिक्री कितनी हुई 2 की। ठीक, और 2007 से हमें देखना है, तो 2007 में बिक्री कितनी हुई 6 पॉइंट की, 6 करोड़ की। तो फिर हम देखेंगे तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा। अगर आप अनुपात निकालेंगे तो देखिए 2002 में 2, 2007 में 6। अब इसका हमें अनुपात चाहिए। अनुपात कितना हो जाएगा 2002 से 7 का, तो 2/6, 2 एकन्ने 2, 2 तिहाई 6, यह आ जाएगा 1, 1/3, इसको 1:3 कह सकते हैं आप। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब इसमें देखिए अनुपात निकालने को आ गया, तो आप अनुपात रेशियो कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, तो इन्हें भी समझ के चलिए, क्योंकि एग्जाम में आसानी होगी। अब पता चल रहा है कि अनुपात पूछ रहा है, हमें अनुपात निकालने नहीं आता है, तो फिर कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। इसलिए इसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें डीआई, अब सिलेबस में बाकी बेसिक मैथ्स हटा दी गई है तो हम सिर्फ डीआई पढ़ रहे हैं, पर डीआई के साथ में हमें ये देखना है कि उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। उसमें परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको प्रतिशत पढ़ना पड़ेगा, उसमें अगर औसत से क्वेश्चन आ रहे हैं तो औसत आपको आना चाहिए, अनुपात से क्वेश्चन आ रहे हैं तो अनुपात आपको निकालने आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए। अब देखिए 2003 से 2007 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री क्या थी। अब ये देखिए यहाँ पे औसत निकालने को आ गया। अब अगर आप देखेंगे तो 2003 में कितनी है 3, 2004 में कितनी है 4, 2005 में कितनी है 10, 2006 में कितनी है 6, 2007 में कितनी है 6। तो अब इनका पहले हमें टोटल निकालना पड़ेगा, कुल बिक्री। ठीक है, कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 3 + 4 + 10 + 6 + 6, ये आपका हो गया 6 6 12, 12 10 22, 22 4 26 और 26 29, 26 3 29, ये हो गया। ठीक है, कुल। और हमें बताना क्या है औसत बिक्री। तो औसत कैसे निकालते हैं, जो कुल होता है उसको हम जितने भी ईयर की बात करी गई उससे डिवाइड कर देंगे। तो 2003 से 7 आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 से आपको इसको भाग करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे तो 5 25, 4 आ गया यहाँ पे, 5 8 40, ये आपका हो जाएगा 5.8। इतने करोड़ की औसत 2003 से 2007 में औसत बिक्री कितनी रही 5.8 करोड़ की। ठीक, अब आगे बढ़ते देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब 2005 से पिछले वर्ष की तुलना, तो एक ही वर्ष की तो है, तो वो 2004 की बोल रहा है। तो 2004 में 4 थी यहाँ पे, और 2005 में कितनी हुई 10। तो बिक्री में वृद्धि तो हुई है। अब वृद्धि आपको नहीं निकालनी है, आपको वृद्धि की प्रतिशतता निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वृद्धि कितनी हुई। तो वृद्धि हमारी हो गई 10 और 4 हटा देंगे इससे तो 6 करोड़ की, ये हमारी वृद्धि हुई। और वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में, तो 2004 की तुलना में, तो जब हम 2004 की तुलना करेंगे तो 2004 का जो डेटा है 4 करोड़ का वो आएगा नीचे। अब इसको आप यहाँ पे अंतर बटे जिसके लिए पूछा गया है, और ये आपका हो गया प्रतिशत वृद्धि। ठीक, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4, ये आपका हो गया 50, 50 और 3, ये आपका आ गया 150%। ठीक है, ये आपका हो गया 150%, 150% की वृद्धि हो गई। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो
4 से 4 की वृद्धि हुई तो सीधे 100% हो गया, और 2 और बढ़ रहा है, 6 अगर है तो 50% और बढ़ रहा है तो 150 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2005 से 2008 तक कुल बिक्री कितनी हुई? 2005 से 2008 तक कुल बिक्री बतानी है हमें इन 1 2 3 4 सालों में। तो 2005 में कितनी हुई? 10। 2006 में कितनी हुई? कुल बिक्री कितनी हो जाएगी? 2005 में 10 है, 2006 में 6 है, 2007 में भी 6 है, और 2008 में 5 है। देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ 6, यहाँ 6 और यहाँ 10। ठीक, अब इसको आप जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया? 6 6 12, 12 और 5 17, 17 10 27, 27 करोड़। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2006 की बिक्री की तुलना में 2008 में बिक्री कितने प्रतिशत कम हुई? तो यहाँ पे परसेंटेज कमी बताना है आपको। वृद्धि तो बता चुके आप, अब कमी हो रही होगी। तो 2006 में देखिए, 2006 में ये 6 लिखा हुआ है, तो 2006 में कितनी बिक्री हुई? 6 करोड़ की। अब 2008 में आप देखेंगे तो कितनी बिक्री हो जाएगी? 5 की। तो अंतर कितना हो गया? ये हो गया अंतर आपका 2006 की बिक्री की तुलना में 2008 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई। अब देखिए, इसको अगर आपको निकालना है कमी, तो कमी कितनी हो जाएगी? 6 में से 5 हटाएंगे तो 1 की हो जाएगी, और तुलना 2006 से करनी है तो हम 1/6 गुणे 100 कर देंगे, और जब आप इसको काटेंगे 2 तिहाई 6 तो 5 10 0, फिर आ जाएगा 1 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा अब ये आ गया 50 है यहाँ पर, आप इसको 3 से भाग करिए, ये आ जाएगा 3 इकन्ने 3, 2 आए 20, 3 छक 18, फिर 2 आए, फिर दशमलव आके 3 छक 18, ऐसे ही तो 16.66। अब यहाँ पे देखिए 16.66, यहाँ से आंसर आ गया। अब देखेंगे तो 18 होगा नहीं, 16 आ रहा है, 15 है नहीं, 20 है नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। इससे भी जा सकते हैं कि कभी कभार ऑप्शन देखकर, अब जैसे यहाँ पे आपने देखा 16 आ गया, तो यहाँ पे देखिए 16 के साथ और कोई ऑप्शन है नहीं, तो 16 के साथ ये चला जाएगा, पर इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं है। इस वजह से आपको एक चीज ये करनी पड़ेगी कि पॉइंट के बाद एक वैल्यू तक सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कहीं आंसर ई तो नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। तो आज के ये आपके 50 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो समाप्त होती है। अब मिलेंगे अगली क्लास में। इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे प्रैक्टिस सेट से जरूर जुड़िए ताकि आपको एग्जाम में सफलता मिले।